हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? तो फर्स्ट यूनिट हमने डिटेल में कवर कर लिया है, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एडॉप्शन ऑफ न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो और प्रजा परिषद मूवमेंट को डिटेल में कवर कर लिया है। उसके बाद हमने किया एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, टर्म्स, कंडीशंस और कंट्रोवर्सीज। फिर हमने किया आर्टिकल 370, 35A जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, और फिर उसके बाद हमने किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया कवर डिटेल में, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायनामिक्स और डोमिसाइलिटी को भी डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का, इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974 का, राजीव फारूक अकॉर्ड 1986 का कवर किया। फिर हमने सारे के सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कवर किए, 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, 1958 का, 1965 का, और इसके बाद 1972 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और 2019 के दो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कौन कौन से? 272 एंड 273। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को कवर किया, जिसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कवर किया। फिर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 वाला डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने तीसरा यूनिट स्टार्ट किया रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का, जिसमें हमने बात की जम्मू एंड कश्मीर में पार्टी सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है, अलग अलग पार्टीज का क्या क्या रोल रहा, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो कि एनसी था, उसके बारे में पढ़ा, उसके काजेज क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हमने आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स पढ़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीजेपी के, पीडीपी के और कांग्रेस के। ठीक है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस नेशनल पार्टी हैं, तो इनके हमने ओवरऑल पहले आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम पढ़े और फिर हमने स्पेसिफिक टू J&K भी पढ़े। उसके बाद हमने मार्जिनल ग्रुप्स कवर किए, जिसमें वुमेन, दलित्स और ट्राइब्स को कवर किया। ट्राइब्स में हमने जो नई 4 ट्राइब्स ऐड की गई हैं, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोली, गदा, ब्राह्मण, ये भी कवर किए। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट और सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो भी हमने डिटेल में कवर किए। ठीक है, फिर हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट किया था इश्यूज ऑफ J&K पॉलिटिक्स, जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स को कवर किया डिटेल में। इसके साथ हमने रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स भी डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, जैसे म्यूटेशन था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था, ठीक है, गिरदावरीज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने डिटेल में कवर किए। उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, जिसमें 3 रीजन थे, उन तीनों रीजन्स के बीच के इम्बैलेंसेस को डिस्कस किया, एटॉनमी को डिस्कस किया और इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, एस्पायरेशन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को डिटेल में कवर किया, सेपरेटिज्म का ऑर्गेनाइजेशन देखा, लीडरशिप और स्ट्रेटजी को कवर किया। तो आज का लेक्चर हमारा जो होगा वो जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कब? आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, 2019 के बाद क्या प्रोसेस चला डेवलपमेंट का। देखिए ऑलमोस्ट ये जो भी डेवलपमेंट हुई है 2019 के बाद, उसका 70-80% हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फिर भी एक बार हम कंसाइज वे में इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर और आएगा जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें हम बात करेंगे करंट जम्मू एंड कश्मीर में कितने मिनिस्टर हैं और कौन कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है, यहाँ के यहाँ जज कौन कौन है, चीफ जस्टिस कौन है यहाँ। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स हैं, अगर कोई करंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम कवर करेंगे। जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, ट्रीटीज हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या जो भी हुई हैं बांग्लादेश को लेके, बांग्लादेश मींस 1971 वार वाली, ये सारी ट्रीटीज को हम कवर करेंगे। और हम कवर करेंगे एमसीक्यूज,
इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो होगा वो होगा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट एब्रोगेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। यही सीरीज का लेक्चर नंबर 85 होने वाला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहां तक आए। मैं आपको गारंटी देता हूं आप हमारे लेक्चर एंजॉय करेंगे और एग्जाम में आप काफी कंफर्टेबल फील होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपके सिलेबस में मेंशन है एज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो पूछना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, मींस 2019 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट हुआ था? 5 अगस्त 2019 में। 5 अगस्त को राज्यसभा में बिल पास हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा में और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की मोहर लगी और 31 अक्टूबर से जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी बनी, ठीक है। जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस एक्ट का वो 31 अक्टूबर से हुआ था। क्यों? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है और उस दिन को हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ 5 अगस्त के बाद? किस किस चीज में डेवलपमेंट हुई? मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया, गुड गवर्नेंस पे फोकस किया गया, सोशल वेलफेयर पे फोकस किया गया, इन्वेस्टमेंट, यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया के अंदर से और इंडिया के बाहर से लोग भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या हुआ? इंटीग्रेशन विद रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे तरीके से एप्लीकेबल हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। एब्रोगेशन ऑफ 370 एक टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड द मूव as a means to enhance integration, boost development, and ensure equal laws and rights across union territory of Jammu and Kashmir. Across the union, sorry, means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? हमें इंटीग्रेट किया फुली इंडिया के साथ, यहाँ की डेवलपमेंट को बूस्ट किया और जो लॉज इंडिया में थे, यूनियन ऑफ इंडिया में थे, वो सारे के सारे एप्लीकेबल किए जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फोकस रहा शिफ्ट टू रिस्ट्रक्चरिंग गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टली सेंटर के अंडर आ गया, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ की गवर्नेंस को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की गई। यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया गया। इसको हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि जो सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव और फोकस एरिया ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या मेजर लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और गवर्नमेंट का क्या क्लेम है कि कितनी प्रोग्रेस अभी तक अचीव की है। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस क्या रहे, क्रिटिसिज्म क्या रहा अपोजिशन के द्वारा और ग्राउंड रियलिटीज क्या रही, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड फोकस्ड एरिया ऑफ डेवलपमेंट। पहले नंबर पे बात करते हैं हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट पे। यहां अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ने यहां इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। मींस 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अट्रैक्ट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ लोग आने लगे। कौन से लोग? इंडिया के लोग भी इन्वेस्ट करने लगे और फॉरेन के लोग भी इन्वेस्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि पहले 35A था जो बाहर के लोगों को यहाँ अलो नहीं करता था, यहाँ वो बिजनेस नहीं कर सकते थे, यहाँ लैंड नहीं खरीद सकते थे, ओनरशिप लैंड की रिस्ट्रिक्टेड थी। आपने देखा पीछे न्यूज में था, मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के एक बॉलर हैं, एक क्रिकेटर हैं, वो भी, उनको भी यहाँ सरकार ने जम्मू रीजन में लैंड कुछ एलोकेट की थी, ठीक है।
यहाँ ऑर्गेनाइज करवाए गए काफी सारे समिट्स और प्रमोट किया गया यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के इन्वेस्टमेंट को। फोकस किस पे रहा? टूरिज्म पे फोकस है सरकार का, हॉर्टिकल्चर पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे, आईटी इंडस्ट्री पे और रेन्यूएबल एनर्जी पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस किया सरकार ने, जैसे हाईवेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत सारे, टनल्स बन रही हैं बहुत सारी, रेलवेज पे फोकस किया जा रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी, आईआईएम और ऑलमोस्ट 50 प्लस डिग्री कॉलेज सेटअप करने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। इंप्रूविंग कनेक्टिविटी विद इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई और रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने पर फोकस किया गया। हमने देखा कि दिल्ली से कश्मीर तक की कनेक्टिविटी जो है वो रेल के द्वारा भी बनाई जा रही है, जहां कटरा से लेके कश्मीर तक अभी जून में मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है रेलवे को और सितंबर में वंदे भारत चलेगी दिल्ली से कश्मीर। Our 3000 किलोमीटर ऑफ रोड्स बिल्ड अंडर PMGSY। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है कि PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने हजार किलोमीटर रोड जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई, तो 3000 किलोमीटर, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काफी सारे टनल्स के प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो गई है और कुछ का काम चल रहा है, कुछ नई टनल्स भी आई हैं, जैसे चनैनी नाशरी टनल है, मुगल रोड के टनल की रिसेंटली बात हुई है, अभी काम स्टार्ट हो रहा है, BRO को दे दिया गया है। जोजिला टनल, BRO का नाम क्यों लिया मैंने? BRO क्या होता है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जितने भी ये टनल हैं या जो बड़े बड़े जो हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, ये कौन बना रहा है? ये हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO मिलके बना रहे हैं। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अलग से एक मिनिस्ट्री है, हाईवे मिनिस्ट्री अलग से है नितिन गडकरी के अंडर, और BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। पूछा जाता है एग्जाम में BRO किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलके BRO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BRO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन UPSC में आया था BRO से कि BRO क्या इंडिया में ही काम करता है, इंडिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाता है या इंडिया से बाहर भी? तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी ये काम करता है। हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं, कौन कौन से आपने याद रखना है। BRO जम्मू एंड इंडिया में तो काम करता है, इंडिया के अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर पे काम करता है मोस्टली। और इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्री याद रखनी है आपने? अफगानिस्तान में भी BRO के प्रोजेक्ट चल रहे हैं काफी सारे। अफगानिस्तान के बाद भूटान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूटान के बाद म्यांमार, बर्मा, 3 कंट्रीज और श्रीलंका। याद रखना, इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, 4 कंट्रीज ये हैं। बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, भूटान है। ठीक है, तो 4 ये कंट्रीज। इनके अलावा अभी BRO ने तजाकिस्तान में भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान याद रखना, तजाकिस्तान में भी BRO काम कर रहा है। इसके अलावा जो ये टनल्स के प्रोजेक्ट हैं, कौन सी टनल कहां कहां बन रही है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपने अपने से याद रखना है। कैसे? अगर हम यहाँ से अखनूर से रजौरी की तरफ जाएं तो एक टनल बन रहा है, सबसे पहला अखनूर के बाद कंडी टनल। कंडी टनल के बाद जो कालीधार एरिया है उसको बाईपास करने के लिए सुंगल टनल बन रहा है, कालीधार सुंगल टनल। उसके बाद नौशहरा टनल है। यहाँ से श्रीनगर की तरफ, जम्मू से श्रीनगर की तरफ अगर हम मूव करें तो बहुत सारे टनल हैं जो आपने याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे चनैनी नाशरी टनल तो सबसे इंपॉर्टेंट टनल है। क्यों इंपॉर्टेंट टनल है? क्योंकि चनैनी नाशरी टनल का जो नाम है, सबसे पहले ये इसकी लेंथ आपने याद रखनी है 9.28 किलोमीटर, 9.
8 किलोमीटर चनैनी नाशरी टनल, ये रोड का टनल है, गाड़ियों के लिए टनल है, रेलवे के लिए नहीं है। और क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इस टनल का नाम है वो नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ नाम है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के साथ काम करते हुए, या भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और प्रजा परिषद मूवमेंट्स जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रेमनाथ डोगरा के अंडर काम कर रही थी, वहां इन्होंने काफी ज्यादा काम किया, और जम्मू एंड कश्मीर में ये डिटेंशन में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किसको कहते हैं? नाशरी टनल। और टनल में कौन कौन से टनल हैं? जोजिला टनल है, जोजिला 14.15 किलोमीटर है जोजिला टनल, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनने जा रहा है। एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल कौन सा है? जोजिला टनल। जेड मोड टनल बन रहा है, आपने देखा है। जेड मोड टनल किस किस को जोड़ता है? गंगागीर और सोनमर्ग को, आई थिंक। ठीक है ना, सोनमर्ग में है ना जेड मोड टनल। ये 6.5 किलोमीटर का टनल है। इसके बाद बनिहाल काजीकुंड टनल है। फिर अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट टनल कौन सा है इंडिया का, तो वो जवाहरलाल टनल था, जवाहर टनल 2.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट पुराना टनल जवाहर टनल 1956 में बनाया गया था। ठीक है, T5 टनल है जो उधमपुर से लिंक जा रहा है, उधमपुर और बारामूला वाला लिंक, इसमें T5 टनल होता है। संगलदान टनल कहीं मैंने किसी पेपर में देखा है, पूछा गया था, तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में है संगलदान टनल। ठीक है, उसके बाद जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को किश्तवाड़ के साथ जोड़ने वाला एक टनल है जो आगे फ्यूचर में बनने वाला है, सिंहपुरा वायलू टनल। ये वायलू को सिंहपुरा के साथ कनेक्ट करेगा, सिंथन जो टॉप है उसको बाईपास करेगा। तो ये ऐसे आपको एक लिस्ट बना लेना, सारे टनल, इंपॉर्टेंट टनल, उनकी लेंथ, जो 4-5 बड़े टनल हैं। जम्मू एंड कश्मीर का ओल्डेस्ट टनल कौन सा है? जवाहर टनल 1956 का। रेलवे का सबसे लंबा टनल कौन सा है? हाईवे का सबसे लंबा टनल कौन सा है? तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक नियरली कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ जून में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट थे, इनको रिवाइव किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सा अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पावर जनरेशन, तो पावर जनरेशन पे काम किया जा रहा है। पुराने प्रोजेक्ट हैं हमारे, उनको रिवाइव किया जा रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी पे, एयर कनेक्टिविटी को इन्हांस किया गया है। श्रीनगर जम्मू एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया गया है। नाइट फ्लाइट्स ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं, और इंटरनेशनल लिंक्स को एक्सपेंड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर से बार फॉरेन वाली कंट्रीज। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो क्रिएटिंग जॉब्स थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, इसको देखा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार काम कर रही है। जैसे पहले जो रिटन एग्जाम हुआ करता था उसके मार्क्स काउंट नहीं होते थे, तो इंटरव्यू में गफले होते थे। अब ऐसा नहीं है, रिटन को ज्यादा वेटेज दी गई है। नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए तो सिर्फ रिटन काम करता है, गेजेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू है बट बड़ा कम है, ऑलमोस्ट 15% के आसपास, 85% वहां भी रिटन की वेटेज होती है। आपके लेक्चरर एग्जाम का अभी क्लियर नहीं किया पीएससी ने कि क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि सिर्फ रिटन के बेस पे सिलेक्शन होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें क्लियर नहीं थी, पहले होता था, बट मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगा। अगर हुआ तो सिर्फ 15 नंबर का होगा, मैं क्लियर नहीं हूँ। गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज रिलेटेड टू एंटी करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को नजर में रखते हुए, इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। याद रखना, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो सीएम के अंडर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो एलजी के अंडर है। ई गवर्नेंस पे आपने देखा फोकस किया गया है।
आप आज हर पहले आपको चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिस के, कोई सर्टिफिकेट बनाना है आपने, डोमिसाइल बनाना है या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है, कोई रेवेन्यू की नकल लेनी है, आज अपने फ़ोन में बैठ के आप अप्लाई करोगे तो अपने आप प्रोसेस चलेंगे। वो अलग बात है, अभी भी वहाँ ब्यूरोक्रेट्स डिले करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो चीज़ें भी आस्ता आस्ता ठीक हो रही हैं, एड्रेस किया जा रहा है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो एंश्योरिंग फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स, जितनी भी सेंटर की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सारी की सारी अब वो जम्मू एंड कश्मीर में आस्ता आस्ता इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने देखा कितने लाख घर बनाए गए। एजुकेशन पे फोकस किया गया, हेल्थ पे, स्किल डेवलपमेंट पे। मार्जिनलाइज सेक्शन थे जो SC STs या वुमेन या रिफ्यूजीज, उनके उनकी तरफ ध्यान दिया गया, उनको एम्पावर किया गया बाई एक्सटेंडिंग देयर राइट्स एंड बेनिफिट्स जो पहले नहीं थे। जैसे पहाड़ी और कोली, गदा ब्राह्मण, पाडरी, इनको ST का दर्जा दिया गया। SCs में भी आपने देखा क्या चेंज आई। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम कवर कर चुके हैं। तो ये हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे इसका। एजुकेशन में IITs, IIM, एम्स बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी सारे बनाए जा रहे हैं। 50 न्यू कॉलेजेस, कहीं आ सकता है एग्जाम में कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में नए कितने कॉलेज सेटअप किए जा रहे हैं, तो 50 नए डिग्री कॉलेज सेटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर की बात करें तो मैसिव अपग्रेड किया जा रहा है हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। आयुष्मान भारत का आपने देखा, हर गरीब इंसान बेनिफिट ले रहा है इंश्योरेंस का, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर है इसके अंडर। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, याद रखना। एक एग्जाम में उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम कौन सी है, तो आयुष्मान भारत स्कीम, जो जिसको आप मोदी कार्ड कहते हैं, हमारे जो लोग हैं जो बोलते हैं मोदी कार्ड के नाम से, वो आयुष्मान भारत स्कीम है जो इंश्योरेंस की। हाउसिंग एंड सैनिटेशन की बात करें तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 3.5 लाख घर जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेंक्शन किए गए हैं। 100% वाटर कनेक्शन, मतलब हर घर नल योजना स्टार्ट की गई है अंडर जल जीवन मिशन, हर घर में पानी पहुंचाना, टैप वाटर। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पैकेज JNK को दिया गया है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 28,400 करोड़, 28,400 करोड़। ठीक है, अवर 5,000 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंड बैंक्स क्रिएटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस है हर चीज़ के लिए, सारी चीज़ें ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पे की जा रही हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, ई गवर्नेंस की ऐप्स आपने देखी होंगी, जो इंडियन पॉलिटी का एंड वाला आपका यूनिट है उसमें ये चीज़ें कवर होंगी। टूरिज्म पे फोकस किया गया है, अग्रेसिव टूरिज्म कैंपेन चलाए गए हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और 2022 का डाटा है 1.8 करोड़ का टूरिस्ट इंडिया में आए, JNK में आए। नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे गुरेज, लोलाब, दूध पथरी जैसे प्रमोट किए जा रहे हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एम्पावर किया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज को, DDCs और BDCs के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि DDCs का कंसेप्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में 1989 वाले में नहीं था। ठीक है, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 73rd किसके लिए है, पंचायती राज के लिए। 74th किसके लिए है, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, म्यूनसिपलिटीज के लिए। कब का है, 1992 का। ये फुली एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर में कब हुआ, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। और इसमें क्या याद रखना है अपने, 33% रिजर्वेशन मिलती है SCs को, STs को और वुमेन को। ठीक है, आपने देखा बहुत सारी फीमेल्स चुन के आई, पंच, सरपंच, DDCs, BDCs। DDCs के इलेक्शन फर्स्ट टाइम करवाए गए 2020 में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इनिशिएटिव एंड मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव जैसे मुमकिन स्कीम है, तेजस्वानी स्कीम है, हिमायत स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट की ये स्कीम्स हैं।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनकरेज किया गया, पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करवाई गई, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट करवाई गई। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 से 2030 जिसकी बात कर चुके हैं हम, ऊपर उसका डाटा 28,400 करोड़। एम्स टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट विद इंसेंटिव लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, जीएसटी लिंक्ड इनिशिएटिव्स, और इसमें सरकार जो है इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम है, मीन्स सरकार भी हेल्प कर रही है। लैंड लॉ में चेंजेस की गई, नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स अलोइंग ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर सकते हो आप नॉन एग्रीकल्चरल में, ठीक है, कमर्शियल लैंड में ट्रांसफर किया जा सकता है, वहाँ आप उसको इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। और नए डोमिसाइल लॉज हुए जिसकी वजह से बाहर के लोग यहाँ लैंड खरीद सकते हैं, यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट नॉन एग्रीकल्चर लैंड ही ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर लैंड अलो नहीं है बाहर के लोगों को लेने के लिए, बट दूसरी तरफ ये परमिशन भी है, आप एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करके नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, एक ऐप होती है। डिजिटल जेएंडके को डिजिटलाइज करने की पे फोकस किया गया, फोकस ऑन इम्प्रूविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज, ई गवर्नेंस पुश विद ऑनलाइन पब्लिक सर्विस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड्स, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सारा का सारा ऑनलाइन किया गया है, आज हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। जन भागीदारी पोर्टल इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन डेवलपमेंटल वर्क्स। 4G और ब्रॉडबैंड तो गांव-गांव और बॉर्डर एरियाज तक पहुंचाए गए। रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाई गई गवर्नमेंट जॉब्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट में। अब सरकार की क्या क्लेम है? गवर्नमेंट क्लेम्स एंड परसीव्ड प्रोग्रेस। सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ इन्वेस्टमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और कुछ अभी चल रहे हैं, ऐसा सरकार कहती है। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस मैट्रिक्स, कहते हैं करप्शन कम हुई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ऐसा सरकार दावा करती है। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करें तो सरकार कहती है कि टेरर एक्टिविटीज कम हुई हैं। इम्प्रूव्ड हुआ है लॉ एंड ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जो पहले हमेशा कश्मीर स्पेशली बंद रहता था, लॉकडाउन रहता था, वो खत्म हो गया है। इंटरनेट बंद रहता था, फोन बंद रहते थे, वो चीजें नहीं है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीजेपी की। क्रैकडाउन ऑन सेपरेटिस्ट नेटवर्क पे क्रैकडाउन लगाए के, टेरर फंडिंग पे अटैक किए गए। अभी एक एमपी भी जो है जेल में है, आपको पता है, कश्मीर बारामूला का, टेरर फंडिंग केस में। रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथ करवाया गया, यूथ को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी गई कि जो पटड़ी से उतरे हुए हैं इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाए। लीगल एंड सोशल इंक्लूजन, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू एजुकेशन, SC/STs रिजर्वेशन, माइनॉरिटीज राइट्स, अब ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हैं, जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थे। SC/ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स दिया गया, पहाड़ी रिजर्वेशन दिया गया, पाडरी, गदा ब्राह्मण, कोलीज, इन सब को ST स्टेटस दिया गया, पहाड़ी एथनिक, ये जो मैंने बता दिया है। वाल्मीकि, गोरखा और वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज को यहाँ सिटीजनशिप नहीं थी, उनको डोमिसाइल राइट्स दिए गए, वोटिंग राइट्स दिए गए, ठीक है। सक्सेसफुली यहाँ इलेक्शन करवाए, पहले पंचायत के फिर असेंबली के, डेमोक्रेसी को मजबूत किया गया। और 3 टियर पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम। क्यों? पहले DDCs के इलेक्शन नहीं होते थे, वो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ बात नहीं करेंगे। जिसको नहीं पता तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 वाला मेरा लेक्चर जरूर देखें। डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए BDCs के और DDCs के 2020 में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में ये पॉइंट। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन दी गई। STs के लिए 9 सीट्स, SCs के लिए 7 सीट्स। कौन कौन जीत के आए हैं, कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व है, हम पढ़ चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 5 MLAs को LG नॉमिनेट कर सकता है, याद रखना, रिजर्वेशन नहीं है, नॉमिनेट। ये MLAs बाकी वाले 90s MLAs की तरह सारी पावर्स होंगी और वोटिंग राइट्स भी होंगे इनके।
पहले एक्ट में बोला गया कि अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो 2 एमएलए को एलजी नॉमिनेट कर सकता है। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 15A 15B सेक्शन, फिर बोला गया 2 कश्मीरी पंडित्स को भी नॉमिनेट कर सकता है जिसमें एक फीमेल होगी। और उसके बाद बोला गया एक पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान का कोई रिफ्यूजी डिस्प्लेस्ड पर्सन है, पीओके डिस्प्लेस पर्सन है, वो भी एक नॉमिनेट किया जा सकता है। तो टोटल 5 नॉमिनेट कर सकता है। 2 कौन से 2 फीमेल्स, उसके बाद 2 कश्मीरी पंडित, एक फीमेल होनी चाहिए उसमें, और एक डिस्प्लेस पर्सन। अभी तक किए हैं? नहीं किए अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये इनको जो वोटिंग राइट दिए गए थे प्लस एलजी के पास पावर्स थी नॉमिनेट करने की, तो ये पावर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के पास होनी चाहिए, ठीक है, करेगा एलजी बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीएम, ऐसी बात बोली गई। और इसमें इनको वोटिंग राइट दिए गए जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो अभी ये पेंडिंग है। इंक्रीज्ड टूरिस्ट फुटहोल्ड, रिपोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड टूरिस्ट अराइवल इन जम्मू एंड कश्मीर, रिडक्शन हुआ स्टोन पेल्टिंग में, ये तो बिल्कुल सही बात है, आपने देखा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट जो हुआ करते थे वो खत्म हो गए। गवर्नमेंट एट्रीब्यूट्स दिस टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स। तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, क्या सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें तो वाइल लार्ज स्केल वायलेंस जो हुआ करते थे पहले वो कम हुए हैं, नो डाउट, बट आज भी टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, मिलिटेंट अटैक होते हैं, और इनकाउंटर्स कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। एक डर का माहौल जो है वो बना रहता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाहर के लोग डरते हैं। कठुआ, सांबा, इस एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, कश्मीर में कम इन्वेस्टमेंट हुई है, बाहर के लोग कश्मीर जाने से आज भी डरते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन लोकल की बात करें तो कंसर्न दैट बेनिफिट्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट माइट नॉट रीच लोकल्स, शायद लोकल्स तक अभी एक्चुअल में नहीं पहुंचा। यहाँ का जो लोकल बिजनेस है, और जब बाहर के जो बड़े प्लेयर आएंगे वो जाहिर सी बात है यहाँ वाले लोकल बिजनेस को, जो बिजनेसमैन है वो डर रहे हैं कि हमारा बिजनेस बैठ गया है, हमें लॉस हुआ है। जॉब क्रिएशन ऑन ग्राउंड वर्सेस एक्चुअल, जो बातें की गई हैं उसमें तो लग रहा है कि हर किसी को जॉब मिल गई है, बट ऑफिशियल जॉब्स का आज क्या हाल है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग इंटरनेट शटडाउन, जो लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा, जब 370 तोड़ा गया 2019 में, उसकी वजह से बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बहुत सारे लोग तो ऐसे लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर डॉक्टर तक बन गए। ये चीज़ें आपने देखी ऑनलाइन, काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन चीज़ें चली, पहले तो लॉकडाउन और उसके बाद कोविड, वो सारी चीज़ें। लैंड एंड डेमोग्राफिक कंसर्न, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कश्मीर वैली के लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन गवर्नमेंट जानबूझ के उनमें एक डेमोग्राफिक चेंज ला रही है, यहाँ के कल्चर को डाइल्यूट कर रही है, बाहर के लोगों को यहाँ ला रही है, और हमारे जो लैंड के राइट्स हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है। पॉलिटिकल क्लाइमेट की बात करें तो कंटिन्यूड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, डिटेंशन ऑफ सम लीडर्स, restriction on political activities can affect our all environment for development and trust building. Lack of popular elected government 2024 से पहले, उसके बाद गवर्नमेंट आ भी गई बट जो है ये सेंट्रल ड्राइवन गवर्नमेंट है, मींस इलेक्शन के बाद पावर का कंट्रोल सेंटर के पास है, एलजी के पास है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है बट सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है और यूनियन लिस्ट पे भी कर सकती है अगर सेंटर के इंटरेस्ट अफेक्ट ना होते हों कुछ एक चीज़ों पे, बट स्टेट लिस्ट में भी पुलिस और पब्लिक ऑर्डर उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ, ये कहना चाह रहा है कि ये क्रिटिसिज्म है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें तो बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल होता है ब्यूरोक्रेट्स का, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कैपेसिटी इश्यूज, ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स रिमेन अ चैलेंज। उसके बाद डाटा डिस्क्रिपेंसीज एंड स्केप्टिसिज्म,
सम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और लोकल ऑब्जर्वर का कहना है कि जो गवर्नमेंट डाटा बता रही है वो गलत है, एक्चुअल में चीज़ें अलग हैं, तो इसके बीच इसमें काम करने की ज़रूरत है। पॉइंटिंग टू नीड फॉर मोर ग्रैनुलर एंड वेरीफाइएबल डाटा। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे टनल्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ काटने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, जितने ट्रीज काटे जा रहे हैं, नए तो लग नहीं रहे। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न तो बहुत बड़ा है। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नीड टू बैलेंस करने की जरूरत है विद इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि हम इन्वायरमेंट को इतना बर्बाद कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इन्वायरमेंट हमें रखेगा ही नहीं। आपने देखा अभी काफ़ी ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, कितने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कितना बुरा हाल है। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इंक्लूसिविटी, एंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट इज इंक्लूसिव, और ये सब रीजन्स को, सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इक्वली सबको साथ लेकर चलना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ट्रस्ट डेफिसिट, सिग्निफिकेंट ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट के बीच में और लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है। तो कंक्लूजन की बात करें तो पोस्ट एब्रोगेशन क्या हुआ, बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पुश हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट रिफॉर्म, सर्विस डिलीवरी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमने देख ली। इसमें आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं पता होने चाहिए, जैसे चनाब रेल प्रोजेक्ट, ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, अंडर ट्रायल नहीं है, अब ये कंप्लीट हो गया है, जून 2025 में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। ठीक है। आंजी खड ब्रिज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी कहीं मैच करने के लिए आए पता होना चाहिए। जेड मोड टनल, ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। काजीकुंड, बनाल काजीकुंड टनल, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसको रिवाइव किया गया है। उसके बाद ये पकुलडुल कवार रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जून में इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने कटरा से कश्मीर तक, बट सितंबर तक ये दिल्ली से वंदे भारत चलेगी कश्मीर तक। ठीक है। तो ये कुछ आप इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं पता होने चाहिए, स्पेशली जो टनल्स हैं, जो बीआरओ के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जैसे पकुल डल हो गया, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट कौन से नदी पे है ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, चनाब पे कौन कौन सा है, किशन गंगा या नीलम रिवर है जो, उस पे कौन सा है, ऐसी चीज़ें। तो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट हुआ। ठीक है। कौन सा एक्ट लाया जम्मू एंड कश्मीर में जिसने तोड़ा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी यूटी, जे.एंड.के विद लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। आज के टाइम में लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 पहले थी, 5 और बनी हैं। कौन कौन सी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इंडिया की कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। 3 टियर पंचायती राज पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ जे.एंड.के में, डीडीसीज के इलेक्शन करवाए गए। डीडीसीज के इलेक्शन कब करवाए गए, 2020 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो 2019 के बाद इस्टेब्लिश किया गया, ये एलजी के अंडर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आयुष्मान भारत तो ये आपको पता ही है। जल जीवन मिशन की बात कर चुके हैं हम। 3000 किलोमीटर रोड की जो बात की है वो पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में आया था। कौन लेकर आए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव गांव तक सड़क लेने की बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर हैं, बीजेपी के। बीजेपी 1980 में बनी थी। इसमें जो मेंबर थे वो ज़्यादातर भारतीय जनसंघ के थे। भारतीय जनसंघ 1951 में बनी थी, इसके फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलती है। और आरएसएस कब बनी थी, आरएसएस बनी थी 1925 में सितंबर में। तो अभी नेक्स्ट सितंबर में जब मोदी जी 75 ईयर के हो रहे हैं तो आरएसएस
अपने 100 ईयर सेलिब्रेट करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है आरएसएस भी। आरएसएस के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको रिवाइव किया गया है, बात की है हमने। एम्स की बात हमने की है। ये डाटा मैंने आपको बताया, 28,400 करोड़ इंपॉर्टेंट है। विच ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर बिजनेस? इन्वेस्ट जेके पोर्टल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऊपर भी बात की गई थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है बिजनेस के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से पोर्टल पे ये चीज़ें क्लियर होती हैं? इन्वेस्ट जेके पोर्टल। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ कश्मीर गेन पॉपुलरिटी पोस्ट 370? तो गुरेज वैली। किस किस को एसटी का दर्जा मिला 2019 में? पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोलीज, गदा ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ लॉन्च पोस्ट 2019? तो मुमकिन स्कीम है। और कौन कौन सी स्कीम है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी स्कीम है जो सपोर्ट करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को? तेजस्वानी स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इनिशिएटिव प्रमोट्स डिजिटल गवर्नेंस एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल इन जम्मू एंड कश्मीर? आपकी कोई कंप्लेंट है, आप ऑनलाइन इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, JKIGRAMS, JKIGRAMS, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। विच माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन JNK ग्रांटेड डोमिसाइल राइट्स आफ्टर 370 एब्रोगेशन? वाल्मीकिज इंपॉर्टेंट, गोरखाज इंपॉर्टेंट, वर्क वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर हमने कवर कर लिया है। जम्मू एंड कश्मीर का एक लेक्चर आएगा जिसमें हम जितनी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, जितने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर की करंट गवर्नमेंट जो है वो देखेंगे, कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है। जज के बारे में देखेंगे, कोर्ट के बारे में, कोर्ट में कौन कौन से जज हैं, कौन सा CGI चीफ जस्टिस है। उसके बाद MCQs करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर काफ़ी सारे। ठीक है, तो एक लेक्चर और होगा, लेक्चर नंबर 86 होगा वो। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट होता है या नहीं इसका मैं नहीं बोल सकता, बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब तक एग्ज़ाम होता तब तक हम डेली लेक्चर लाएंगे। ठीक है, और हमारे इन लेक्चर्स के आप नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अभी टेंटेटिव डेट आपकी 15 सितंबर है, बट ये टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की, बट मैक्सिमम में मेरा पहले फोकस रहेगा जो टफ पोर्शन है वो मैं पहले करा रहा हूँ, या जिनका मटेरियल, जिनका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हमने कवर कर लिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, सारे के सारे 20 पॉलिटिकल थिंकर हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं। वहां से आप यूं मानो कि 20 में से 20 से 25 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, हर थिंकर से एक क्वेश्चन बन सकता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी हमने कवर किए हैं, बट 6 वेस्टर्न थिंकर रहते हैं, हम वो अभी कवर करेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो मैंने लेक्चर लिए हुए हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। न्यूक्लियर पॉलिसी हुई, नाम कवर किया हुआ है, और भी काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स भी काफ़ी सारे कवर किए हुए हैं। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।